नमस्कार, मैं एनके सिंह। दोस्तों, मोदी के इस राजनीतिक यात्रा के जीवन काल में शायद सबसे संकट का क्षण आया है। मोदी या तो आरएसएस जो कह रहा है, उसको मान के इतिहास में एक आरएसएस के मोहरे के रूप में जाएँ, जिसने आरएसएस के कहने पे चीज़ें की और आरएसएस ने इतना बढ़ाया कि मोदी प्रधानमंत्री बने, ये किया। या वो आरएसएस से दो-दो हाथ करके और इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए अपने को आगे बढ़ाएँ, अगर बढ़ा सकते हैं। ये मोदी के लिए जो मोदी वाचर्स हैं और खास करके हम मोदी को एक लंबे समय से देख रहे हैं, हमें लगता है मोदी के जीवन का ये सबसे क्राइसिस का क्षण है। अगर वो संघ के इस दबाव से और संघ का दबाव क्या है? आपने देखा कि किस तरह पिछले सोमवार को ऑर्गेनाइजर में एक आर्टिकल निकला और उसमें रतन शारदा जो आरएसएस के आइडियोलॉग हैं, उन्होंने लिखा कि ये लोग समझ रहे हैं बीजेपी वाले कि और उसके खास करके कुछ नेता कि सिर्फ उन्हीं को रियल पॉलिटिक आती है और जो संघ के लोग हैं ये तो गंवार टाइप के हैं, गाँव-वाँव में घूमते रहते हैं, ये कुछ इस टाइप के हैं, ये गलतफहमी बंद कर दें। ये वो आर्टिकल है। उसके बाद सरसंघ चालक का वो कहना कि आप सेवक नहीं हो सकते अगर अहंकार है और ये मानते हैं कि सब कुछ जो कर रहे हैं वो आप ही कर रहे हैं, तो आप सेवक तो नहीं हो सकते। बड़ा गहरा, बड़ा करारा आघात था। ये दूसरा था, अभी 48 घंटे नहीं बीते थे कि इंद्रेश जी ने कहा कि जो राम के खिलाफ थे, उनको भी राम ने सजा दी, लेकिन जो राम के साथ होते हुए भी अहंकारी हो गए थे, उनको भी सजा देके उन्होंने बहुमत नहीं दिया, 241 पे रोक दिया। ये इंद्रेश जी संघ के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है। भला ये अलग बात है कि अगले दिन उन्होंने उसको विथड्रॉ किया, कहा मेरा मतलब ये नहीं था। लेकिन ऑर्गेनाइजर का वो आर्टिकल ना तो विथड्रॉ हुआ है, ना मोहन भागवत ने अपना स्टेटमेंट से बदले हैं। और ये मैसेज आज वो काल है, मुझे इसका डर था कि संघ कभी न कभी अपना पाउंड ऑफ फ्लेश मांगेगा, अपना हिस्सा मांगेगा और हिस्सा इस तरह का नहीं होगा सत्ता में हिस्सा मांग रहा है। आपके अहंकार को जो किंग साइज अहंकार हो गया है, उस पे चोट करेगा। अब मोदी के लिए क्या है? मोदी इस अहंकार को छोड़ नहीं सकते, वो उनके पर्सनैलिटी का पार्ट है। शायद कई बार होता है कि अहंकार बड़ा अच्छा छेत्री ने अभी जब फुटबॉल टीम से रिटायर हुए तो कहा कि अहंकार कई बार अच्छा होता है जब वो आपको काम करने को, मैच में बेहतर करने को प्रेरित करता है। लेकिन अगर वो अहंकार आपको मैच को डुबा दे, इस तरह का हो, अकेले ही आप फुटबॉल ले जाएँ, तो वो अहंकार खतरनाक होता है। मोदी जी के पास दूसरा वाला अहंकार है। वो समझ रहे हैं गीता का जो एक एब्रेशन कहा गया है, कर्ता हम इति मन्यते। मोदी मान रहे हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं और अब वो देवत्व स्टेट्समैन की तरह इतिहास में जाना चाहते हैं क्योंकि मोदी जी का कार्यकाल अब ज्यादा दिन तो है नहीं, किसी का भी एक टर्म और ये टर्म मिल गया उसको हो गया, अब इसके बाद तो नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी अब इतिहास के बारे में सोच रहे हैं, तो यही वो काल था। 10 साल से संघ ने पाल-पोस के बड़ा किया, राजनीतिक सिस्टम में लाए, पूरी अपने तन मन धन से किया संघ ने। वो सब कुछ जो देखते हैं आप, जो मोदी के नाम पे जाता है, दरअसल उसके पीछे संघ की शक्ति होती है। लेकिन मोदी ने धीरे-धीरे अपने को निकाल के एक युग पुरुष, इतिहास पुरुष, नेहरू को दबाना, गांधी को कहना कि एटनबरो के फिल्म के बाद गांधी जाने गए। गोया मोदी को तो मोदी के जन्म लेने के पहले ही से लोग जानते थे। कुछ इस तरह का भाव, ये सब जब दिया गया है, इसके पीछे एक कारण था। मोदी अब इतिहास में जब जाएँगे, तो वो वर्ल्ड के एक अद्भुत लीडर के रूप में जाना चाहते हैं, जो कि भारत को तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। दुनिया में भी जो गांधी नहीं कर पाए, वो मोदी ने किया। कुछ इस तरह की इमेज चाहते हैं। संघ उसमें आड़े आ रहा है, क्योंकि अगर संघ की बात मान के वो एकल नेतृत्व न रखे, तो वो फिर देवत्व
वो फिर विश्व गुरु, वो फिर विश्व का सबसे बड़ा नेता, वो नेहरू गांधी को पीछे छोड़ के जाने वाला नेता, ये सब कैसे होगा? तो मोदी का ये संकट बहुत बड़ा है। मोदी अगर ये समझौता कर लेते हैं, तो तत्काल तो बीजेपी का अध्यक्ष जो होगा वो संघ का होगा। पहले भी एक आध बार समझौते कर चुके हैं जिसका उनको नुकसान उठाना पड़ा है पर्सनालिटी के लेवल पे, पर्सनालिटी के स्तर पे। योगी मोदी की पसंद नहीं थे, लेकिन योगी अपने दम पे खड़े हुए और आज अगर मोदी को अगर चुनौती है पार्टी में, तो योगी से सबसे बड़ी है। या कर्मठ नितिन गडकरी से, नितिन गडकरी को भी संघ का वरदहस्त है, योगी को तो है। तो आप समझ सकते हैं कि अगला चैलेंज अगर संघ की बात मान ले और संघ के सामने घुटने टेके, तो मुश्किल ये होगा कि तब मोदी फिर वो युग पुरुष नहीं रह पाएंगे, वो देवत्व नहीं हासिल कर पाएंगे, वो इतिहास में गांधी के बरक्स अपने को जो रखना चाहते हैं या उससे ऊपर रखना चाहते हैं, क्योंकि गांधी को तो उनका कहना है कि सो फिल्म बनी थी 1982 में, तब जाना गया। आप समझ सकते हैं ये व्यक्ति कैसा होगा जो गांधी के बारे में ऐसा सोचता है। तो ये हुआ। अब एकल नेतृत्व में जब ये मोदी चैलेंज लेंगे, तो संघ की एक आदत है, संघ अगर आपसे बेहद नाराज हुआ, बहुत नाराज हुआ, तो ऐसा नहीं होता कि संघ आपके खिलाफ बयान देने लगे, बहुत कुछ करने लगे, कुछ नहीं करेगा। संघ अपने लोगों को विथड्रॉ कर लेगा, संघ हाथ खींच लेगा, कहीं कुछ नहीं होगा, आपको दिखाई नहीं देगा। और संघ ने ये प्रक्रिया शुरू कर दी है, संघ ने हाथ खींचना शुरू शुरू कर दिया है। मोदी का जो वो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का, तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष, एन चुनाव के बीच में ये कहना कि बीजेपी अब बहुत बड़ा हो गया है और अब इसको संघ की जरूरत नहीं है, पहले हुआ करती थी पर अब संघ की, ये अनायास नहीं हुआ था, ये दिलवाया गया था। और ये दिलवाया गया था यही कहने के लिए तुम्हारा चैलेंज स्वीकार है, देखते हैं तुम कितना हमें डैमेज कर पाते हो। ये चैलेंज था दरअसल संघ। उसी के बाद ये आप स्टेटमेंट्स देखते हैं, इसको आप अगर पर्सपेक्टिव में रखेंगे, तो प्रॉपर पर्सपेक्टिव में अगर आप चीजें रखेंगे, तो आपको एंड कंक्लूजन बड़ा सही मिल जाएगा, आपको परिणति उसकी मिल जाएगी। यहाँ पे यही हुआ है कि मोदी ने ये कहलवाया, ये बीजेपी चीफ इतनी आसानी से संघ को नहीं कह देते, संघ की जरूरत नहीं। चुनाव के वक्त संघ ने दिखा दिया, जैसे ही चुनाव आया तो आपने देखा कि क्या हुआ, पोलिंग परसेंटेज कम हो गया। ये संघ का ये दूसरा था स्टाइल। संघ कुछ नहीं करेगा, लोगों को विड्रॉ कर देगा। अब मोदी का क्या मानना है कि बीजेपी में जो लुम्पेनाइजेशन कैडर का एक बड़ा वर्ग है जो बाहर से लाए हैं, उनका सशक्तिकरण किया है, वो इनको संभाल लेगा। और यही वजह है जो रतन शारदा के आर्टिकल में ऑर्गेनाइजर में है, वो यही है कि मोदी जी, ये जो संघ के लोग हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं, जिन्होंने आपको वहां तक पहुंचाया है, इनको आप गंवार और बम्पकिन कहा है कि बम्पकिन समझना बंद कीजिए। अंग्रेजी का वो आर्टिकल है जिसमें उन्होंने कहा है कि बम्पकिन समझना बंद कीजिए। मैं पूरे आर्टिकल का वो भाग सुना देता हूं आपको। फॉल्स ईगो ऑफ बीजेपी लीडर्स that they alone understand real politics while RSS cousins were village bumpkins। ये उसमें लिखा है कि ये गलतफहमी दूर कर ले कि ये कोई गांव गंवारू टाइप के लोग हैं और ये ऐसे ही नमस्ते सदावत सले मातृभूमि करते रहते सवेरे उठ के, और बीजेपी के लोग असली मतलब कि मोदी असली पॉलिटिक्स जानते हैं, ये समझना बंद करें। ये आर्टिकल कोई साधारण नहीं है। उसके बाद मोहन भागवत जी का कहना, आरएसएस प्रमुख का, कि अहंकार से सेवा नहीं होती है और इसे खत्म कर, इसे बंद करें, बहुत स्पष्ट था वो। तो अब मोदी के लिए अगला कदम क्या है? या तो चरणों में झुके, या दूसरा, मेरी जो जानकारी है, मोदी इस चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे, मोदी के लिए दिक्कत भी दूसरी है, ये एकल नेतृत्व में अगर ये चैलेंज स्वीकार ना करें और अगर वो संघ के सामने फिर घुटने टेक दें, और मेरा मानना था कि घुटने टेकेंगे,
लेकिन 5 दिन में जो हमने चीजें देखी हैं, समझी हैं, उससे समझ में आ रहा है कि मोदी अब वो चुनौती ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं चुनौती देता हूं कि तुम हमें डैमेज कर दो। संघ की आदत वो जानते हैं कि संघ सिर्फ विड्रॉ करता है, मोदी उसको क्या आपूर्ति कर पाएंगे। आज का एक किस्सा सुनिए, आपकी जानकारी के लिए ये जरूरी है कि हम आपको बताएं कि आज के अखबार में, ये एक दिन का अखबार है, इसमें ये इन्होंने कहा है, मोदी बहुत कुछ फर्जी करते हैं आंकड़ों में। आपने देखा होगा कि अभी अभी आया है इसका दूसरा पहलू, क्योंकि संघ जिन जिन चीजों को लेके मोदी को समझ रहा है कि ये गवर्नेंस में जो चालाकियां कर रहे हैं, इससे उसको भी ऐतराज है, क्योंकि नीचे का वर्ग संघ का कार्य करता है, उसके साथ धोखा हो रहा है। गरीब अमीर की जो इकोनॉमिक मॉडल में खाई पड़ रही, संघ की ये भी नाराजगी है कि नीचे का वर्ग जो हमारा है वो नाराज हो रहा है। उसकी वजह क्या है? मोदी जी ने बड़ी खूबसूरती से जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दो तरह के इंडेक्स होते हैं, होलसेल इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो खुदरा इंडेक्स होता है, खुदरा कीमतों का। खबर ये आई एक दिन पहले कि साहब साल भर में सबसे नीचे आ गया है महंगाई, खुदरा महंगाई। आप सब भोग रहे हैं, आप देख रहे हैं कि खुदरा महंगाई वास्तव में कहाँ है। ये जादू हुआ कैसे? ये मोदी का कमाल है। यही संघ को ऐतराज भी है कि आप ये जो फर्जी चीजें कर रहे हैं, इसे भी बंद करें, क्योंकि उससे उसको इससे नहीं ऐतराज है कि फर्जी करते हैं, उसको ऐतराज है कि आप अपने को लार्जर देन लाइफ अहंकार की वजह से क्यों बना रहे हैं। वरना संघ को महंगाई से, लेकिन नीचे का अगर उनका वर्ग है वो दबाव डाल रहा है, तो संघ भी ये बात कहेगा। तो किया क्या? महंगाई में जो वेरिएबल होता है, हर चीजों का एक वो होता है, तो खाद्यान्न का जो अभी तक 46% वेटेज होता था, उसको मोदी जी ने घटा के 37% कर दिया है, 38%। किसी ने नहीं जाना, कहीं कुछ नहीं पता लगा, जबकि खाद्यान्न की महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी है और गरीब अपनी आमदनी का 70% खर्च खाद्यान्न पे करता है। अगर गेहूं, चावल, सब्जी, दूध, दाल, इसकी महंगाई बढ़ेगी, तेल की महंगाई बढ़ेगी, तो आहत कौन होगा? अडानी थोड़ी होगा। अडानी अपनी आमदनी का शायद 0.01% भी खाने पे खर्च ना करता हो। हम सभी जिस वर्ग के हैं, उसमें खाने पे खर्च मुश्किल से 10-20% होता है अपनी आमदनी का। बाकी सब हमें घूमने फिरने, कार, पेट्रोल, इनसे इनमें होता है। लेकिन गरीब का जो खर्च होता है वो 70% खाने पे होता है। मोदी जी ने उसको बजाय 46% उसका वेटेज देने के, धीरे से अब की बार उसको कम कर दिया है। नतीजा क्या हुआ? महंगाई साल भर में सबसे नीचे आ गई, क्योंकि इन वस्तुओं की महंगाई को लिया, इसका वेटेज ही कम कर दिया गया। तो ये है मोदी जी का जादू। ये जादू आज बहुत खूबसूरती से, ये आप देख रहे हैं, भास्कर में ये निकला है। इसका हेडिंग कहता है, नंबर गेम, खाद्यान्न 17% महंगे पर महंगाई साल में सबसे कम। खाद्यान्न 17% महंगे पर महंगाई साल में सबसे कम। सूचकांक में खाद्यान्नों का वेटेज, आप देखिए, खाद्यान्नों का वेटेज 46% से घटाकर 39% किया गया। ये किसने कहा था? मोदी जी। पिछले 70 साल से ये वेटेज, बल्कि इससे ज्यादा पहले वेटेज होता था, आप ही के काल में घटा और फिर आपने घटा दिया कि नहीं नहीं नहीं, वो अनाज दाल वो महंगाई नहीं, उसको महंगाई नहीं कहते। बाकी चीजों, ऊपर वाली चीजें सस्ती हुई है, उसे सस्ती हो गई, महंगाई कुछ नहीं होता। ये कह के मोदी जी ने, आप अब इसको भी छोड़िए, आप दूसरा एक फर्जिफिकेशन देखिए। क्यों न, संघ की क्यों, कौन सी संस्था है जो कि नाराज इस समय नहीं होगी मोदी जी के इन चीजों से? आज का टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए, इस टाइम्स ऑफ इंडिया में एक हेडिंग है, ये पढ़िए, ये आपने देखा, इसमें लिखा है, एचडी कुमारस्वामी क्वेश्चंस यूएस फर्म गेटिंग रुपीज 3.2 करोड़ सब्सिडी फॉर एवरी जॉब इट क्रिएटेड इन गुजरात। मोदी जी ने गुजरात में माइक्रॉन
सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री लाने के लिए ये राज अब खुला है जब कुमारस्वामी सरकार में आए और मंत्री बने। कुमारस्वामी दूसरी पार्टी के हैं, एलआई हैं, बीजेपी के, मजबूरी थी कि एलआई को लाना ही है, हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर है। अब आप गौर कीजिएगा, एक दिन वो बैठे हैं मिनिस्ट्री में और कल कर्नाटक में जाके कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, भाई ये तो कमाल हो गया है। ये पिछली सरकार ने क्या किया है कि गुजरात में 5,000 नौकरियों के लिए $2 बिलियन का सब्सिडी माइक्रोन को दिया है। और कितनी ताली बजी, पीआईबी ने प्रेस नोट इशू किया, आपको याद होगा उस जमाने में कि भारत में माइक्रोन आया, माइक्रोन आया। माइक्रोन का टोटल इन्वेस्टमेंट 2.5 बिलियन डॉलर है, जिसमें भारत सरकार ने $2 बिलियन सब्सिडी दिया है। और नौकरियां कितने मिलेंगी? 5,000। जरा गौर कीजिएगा, एक नौकरी पे 3 करोड़ 20 लाख रुपए मोदी जी ने दिए हैं ताकि गुजरात में हम ताली बजवा सके कि 5,000 नौकरियां मिली है। इसके लिए देश का, आप गौर कीजिएगा, 16,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने बांट दिया है माइक्रोन। $2 बिलियन का आपने ये दिया है सब्सिडी, जबकि उसका अपना जो पूरा इन्वेस्टमेंट है वो 2.5 $2.5 बिलियन का है। लेकिन गुजरात में इंडस्ट्री लगे, इसके लिए आपने किसी कांग्रेस स्टेट में ना लगे, वहां पे सब्सिडी नहीं देंगे, लिहाजा वो गुजरात में लगेगा। 5,000 नौकरियां लगेंगी और मोदी जी ने हर नौकरी पे 3 करोड़ 20 लाख की सब्सिडी दी है। और माइक्रोन लगाएगा क्या चीज लगाएगा? सिर्फ फाउंड्री इंडस्ट्री लगाएगा, कोई भी डिजाइनिंग नहीं है। भारत में डिजाइनिंग लेके कोई कंपनी नहीं आ रही है, आ रही है तो फाउंड्रीज लेके आपका पानी, आपकी बिजली, जिसमें भयंकर खर्चा है पानी बिजली का, वो लेके आ रही है। मोदी जी ने उसके लिए इस देश का, आप जरा सोचिए, 3 करोड़ 20 लाख सब्सिडी भी दी है, जबकि वो इंडस्ट्री 3.5 करोड़ से भी कम की है, मतलब कि $2.5 बिलियन की है। $2 बिलियन सरकार ने सब्सिडी दी है। ये बात कुमार स्वामी जो खुद उस इंडस्ट्री के है, उन्होंने बताया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, ये टेलीवाइज हो रहा था, पूरे देश भर में गया है, और उसमें उन्होंने कहा है अपने कार्यकर्ताओं से कि ये है मोदी सरकार। उन्होंने कहा हमें अधिकृत तो नहीं है ये सब बातें बताने के लिए, लेकिन आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप जनता को बताइए कि कर्नाटक में हमें अकेले चुने। जरा सोचिए कोएलिशन की क्या स्थिति होगी। एक दिन बाद एचडी कुमारस्वामी ने इतना बड़ा रहस्योद्घाटन किया कि माइक्रोन फाउंड्रीज के लिए 2.5 करोड़ की कंपनी, $2.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है माइक्रोन का, जिसमें $2 बिलियन मोदी जी ने सब्सिडी के रूप में दे दी है। लैंड और तमाम जो चीजें हैं वो सब्सिडी के रूप में है। और ताली ये बजवा रहे हैं कि देश भर में हमने कितनी बड़ी इंडस्ट्री लगाई। माइक्रोन मेरे यहाँ है, माइक्रोन फाउंड्री लेके आया है। डिजाइन में इसलिए नहीं, अभी ताइवान ने मना कर दिया आपके आने से, ये कह के कि ना तो पानी बिजली आपके पास है, ना स्किल है। आपने लड़कों को डिजाइनिंग के लिए जो हायर स्किल होता है अभी तक नहीं सिखाया है भारत में। भारत में आपने वो ट्रेनिंग दी ही नहीं आपके आईआईटीज ने, जिसमें कि आप उनको डिजाइनिंग वाले एरिया में ले जाए, एमआई में वो ले जाए। तो हकीकत ये है कि आपने सिर्फ फाउंड्री लगा रहे। फाउंड्री का मतलब होता है कि वहां पे सिर्फ आप उसको वो बनाएंगे सेमीकंडक्टर, और उसके लिए टेस्टिंग करेंगे और पैकेजिंग करेंगे। टेस्टिंग और पैकेजिंग सिर्फ आपके यहाँ हो रही है, आपके यहाँ डिजाइनिंग नहीं हो रही है। जो असली वर्क है वो आपके यहाँ कतई नहीं। इसके लिए आपने 16,000 करोड़ रुपए एक कंपनी को दे दिए हैं। जनता कितनी ये हकीकत जानेगी तो क्या कहेगी। लेकिन मोदी जी को अगर कोई बीजेपी का अध्यक्ष, अगर कुछ मंत्री जो संघ के प्रति कमिटेड हो आ गए, तो वो एचडी कुमारस्वामी की तरह ही वो भी ये बात उठाएंगे, और मोदी जी का जो ये पूरा देवत्व है ये चरमरा जाएगा। तो मेरी जो जानकारी है
मोदी जी अब की बात आरएसएस से दो हाथ करने को तैयार है। ये चैलेंज ले रहे हैं कि आओ देखते हैं किस पे ज्यादा दम है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो अब की बार मोदी जी इतिहास में जब लिखा जाएगा तो मोदी जी को आरएसएस वहां पे खड़ा करेगा जहां की ये माना जाएगा कि ये संघ का वो लेके संघ के पास जब शरणम संघम शरणम गच्छामि हो गए थे, तब उसके बाद संघ ने इनको मजबूती दी और मोदी जी का अपना कुछ नहीं है, ये संघ का है। दरअसल मोदी जी संघ का ये आज का नहीं है। जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर बने थे, तभी इन्होंने विधानसभा के सभी सिक्योरिटी को कह दिया था कि संघ के आदमी हमारे यहाँ कोई भी अगर विजिट करना चाहे तो नहीं करेगा। यही वजह है कि संघ से जबरदस्त लड़ाई रही कुछ समय तक। बाद में शीर्ष नेतृत्व और मोदी जी का कुछ समझौता हुआ, तो वहां पे जो लोकल यूनिट थी उससे, और यही वजह है कि उसके एक मुखिया को लेके काफी कुछ बवाल हुआ, जिसने संघ इनकी कार्यशैली को लेके आवाज उठाई थी। कुछ सीडी और क्या-क्या बहुत कुछ हुआ उसमें। तो हकीकत ये है कि मोदी संघ से चैलेंज दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मोदी के लिए बेहद संकटपूर्ण होने जा रहा, क्योंकि जो किंग साइज ईगो है उसमें चैलेंज तो दे दिया है संघ को, लेकिन संघ कुछ नहीं करेगा। आप धीरे-धीरे जनता की नजरों में गिरने लगेंगे, क्योंकि लोग वोट देने नहीं आएंगे और तब आपका जो देवत्व है वो धीरे से ठंडा पड़ जाएगा। देखना है ये चुनौती मोदी जी कितनी हिम्मत करते हैं आगे ले जाने की, या फिर संगम शरणम गच्छामि वाले भाव में आ जाते हैं। फिलहाल इतना ही। आपको आगे भी जो नए-नए डेवलपमेंट्स होंगे उसके बारे में बताते रहेंगे।